आवाज आ रही है। चलें, जबरदस्त, ग्रेट। ओके। आई होप कि सब लोग बड़े अच्छे होंगे और अच्छी सेहत में होंगे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करें। मुझे वैसे तो सारी दुआएं बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन एक दुआ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी कोई काम शुरू करता हूँ या नया काम करता हूँ तो मैं हमेशा वो दुआ करता हूँ। आप सब लोग भी वो पढ़ा करें जब भी चलते फिरते, वैसे भी हैं, जब भी कोई खास कर काम नया शुरू करें ना, तो पढ़ा करें अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराति हसना वकीना अजाबन नार। ए अल्लाह, मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे, और मुझे आखिरत के सबसे बड़े अजाब से यानी रोज़े माशर में दोजक से बचा। इसकी इसकी खूबसूरत होने की निशानी ये है, या इसको पसंद करने का मेरी वजह ये है कि सरकार सलाम के पास एक सहाबी आए। उन्होंने आके आपसे पूछा, अर्ज की कि आ, दुनिया के अंदर जो है वो मुझे अल्लाह ताला सारे अजाब दे दे, जो आखिरत में है ना वो ना दे अजाब। तो इस किसी जगह पे गालिबन ऐसा मिलता है कि कोई बंदा ऐसी बात कर रहा था तो सरकार वसल्लम वहां से गुजर रहे थे। किसी जगह पे ऐसा मिलता है कि कोई सहाबी आपके पास आए तो उन्होंने ऐसे कहा। वल्लाह आलम, दोनों बातों का मतलब सेम है। तो उनका कहने का मकसद मकसद ये था कि दुनिया के अंदर ही मुझे ना सारे वो मिल जाएं। तो सरकार वसल्लम ने फरमाया कि ये बिल्कुल अच्छी दुआ नहीं है, बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि अल्लाह तो मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, मेरी आखिरत भी अच्छी कर, और मुझे आखिरत के अजाब से भी बचा। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर इस उम्मत के बारे में ये कहता है कि ये इसलिए अच्छी उम्मत है कि ये खैर का हुक्म देते हैं और बदी से रोकते हैं। तो अगर एक इंसान की अपनी दुनिया ही अच्छी नहीं होगी तो वो खैर का हुक्म कैसे दे सकता है? अब दुनिया के अच्छे होने में मेरे नज़दीक, मैं जितना आज तक समझ सका हूँ, उसमें आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह के नबी ने उस हालत से पनाह मांगी है कि जब कोई बंदा फाइनेंशियली वीक हो। जब कोई इंसान फाइनेंशियली वीक होता है ना, वो उस तरीके से इबादत भी नहीं कर पाता। तो जब अल्लाह ये कह रहा है कि ये कौम इसलिए अच्छी है कि खैर का हुक्म देते हैं, तो मैं ये समझाऊं, जब तक हमारी दुनिया अच्छी नहीं होगी, हम हलाल तरीके से कारोबार करके पैसा नहीं बनाएंगे, तो पैसा ही नहीं होगा तो मदद कैसे कर सकेंगे? और इसकी इन शॉर्ट एग्जांपल ये है कि आज इसराइल या अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर जो कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी स्ट्रेंथ क्या है? उनकी स्ट्रेंथ पैसा है। और इसकी एग्जांपल ऐसे समझें कि इसराइल या अमेरिका जो है, ये चाइना को आंखें क्यों नहीं दिखा पाते? ये दूसरे बड़े मुल्कों को आंखें क्यों नहीं दिखा पाते जो अपने आप में स्ट्रांग? ये रशिया को क्यों नहीं आंखें दिखा पाते? क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। So, इसलिए हमेशा ये दुआ मांगा करें। मुसलमान पे ये फर्ज है कि वो अपनी दुनिया को भी बेहतर करे हलाल तरीके से, और फिर उस बेहतरी के अंदर अपने आप को अल्लाह का नुमाइंदा बना के बाकी अपने मुसलमान भाइयों को भी बेहतर करने की कोशिश करे। सबसे पहले आज हम इस दुआ के साथ ये शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैंने ग्रुप के अंदर एक कंटेंट भेजा था कि इसको आप सब लोग एक नज़र दौड़ाएं, देखें, पढ़ें। ये हमारा जर्नल एक फॉर्मेट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एतबार से। हमारा जो आज टॉपिक है वो पेमेंट्स के ऊपर है। पहले हम इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इट्स अ काइंड ऑफ अ डील इन गुड्स इन रेफरेंस टू सर्विसेज और एनीथिंग जिसको आप अपने मुल्क के अंदर बेहतर बना सकते हैं और किसी दूसरे मुल्क में उसकी ज़रूरत हो। और इसी तरीके से इंपोर्ट का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ दुनिया के अंदर जो कहीं बेहतर मौजूद हो और उसकी आपको ज़रूरत हो। ये दुनिया में जो है वो शुरू से चलता आया है बिजनेस, और आखिर तक चलेगा। In उसकी progress. उसकी रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने जो वसाइल इस दुनिया के अंदर दिए हैं वो तकसीम करके दिए हैं। जैसे अरबों के अंदर
तेल बहुत ज़्यादा था उनके पास, उन्होंने बहुत अरसा तेल को एक्सपोर्ट किया। जैसे यूएसए के अंदर वो लोग टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर हैं, जैसे चाइनीज़ हैं वो सप्लाई चेन के अंदर बहुत माहिर हैं। तो दुनिया के अंदर डिफरेंट कंट्रीज के पास डिफरेंट वसाइल्स हैं, लेकिन चाहिए तो सबको सारे। तो इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इकोसिस्टम है वो हमेशा से है और हमेशा चलता रहेगा ये बिजनेस जो है। इस बिजनेस के अंदर जो इस बिजनेस के अंदर डिफरेंट लोग हैं जिन जो इस प्रोसेस में अटैच्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर फैक्ट्रियां जो प्रोडक्शन करती हैं, या ऐसे एजेंट जो सोर्सिंग करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करने वाले इदारे, पैकेजिंग प्रिंटिंग इदारे, ऐसे इदारे जो एक्सपोर्ट की फॉर्मेलिटीज को देखते हैं, लॉजिस्टिक्स देखते हैं, कस्टम्स के इदारे, बॉर्डर कंट्रोल के इदारे, इंपोर्ट कस्टम के इदारे, और उनके बाद जो आपका सामान है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर जब दूसरे होलसेलर्स बायर्स उन लोगों तक पहुंचता है। इसी तरीके से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर इसके की स्टेक होल्डर्स हैं जिनके जिनके दौरान सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उसमें कुछ लोग शामिल हैं, जैसे एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर होते हैं, ट्रेड प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, बैंक्स जिनके थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं, लॉजिस्टिक्स जो सप्लाई चेन को मैनेज कर रही होती है, इंस्पेक्शन एजेंसीज जिसमें क्वालिटी चेकिंग एजेंसीज आती हैं, कस्टम क्लियरेंस एजेंसीज आती हैं। सो ये मेन स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, इस पूरे कोर्स के अंदर हम जो कुछ सीखने की कोशिश करेंगे उसमें हम इन सारे इदारों की जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट पीछे आपके खला ना रह जाए कि जिसका आपको प्रैक्टिकली अंदाज़ा ना हो, यानी बैंक्स कैसे काम करते हैं, लॉजिस्टिक्स कैसे काम करती हैं। सो हम ये सारी चीज़ें आपस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो ये इसके सीधा सीधा पॉइंट्स लिखे हैं कि कौन से लोग जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स। सो इट्स जस्ट कंटेंट कि जिसको अगर आप लोग खुद भी देखेंगे, अगर किसी ने देखा हुआ है इस हवाले से, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे, ताकि फिर हम अपना आज का जो पहला डर तो लेक्चर लगा है तो ऐसा। उसको हम देखें। ये एक जेनेरिक जेनेरिक एक सिस्टम है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे काम कर रही होती है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट के आइडिया के ऊपर काम करते हैं, बेशक आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो। उसके बाद उसकी मार्केट देखते हैं, उसकी कंप्लाइंस चेक करते हैं, इसके अंदर जो है वो आपको कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस चीज़ें कंपनीज क्या चाहिए। अच्छा शुजा भाई, लेक्चर तो स्टार्ट हो गया है। आपको आवाज़ नहीं आ रही, बाकी किसी और को आवाज़ का मसला तो नहीं है? नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। आप शुजा भाई अपना माइक चेक कर लें, क्योंकि आगे हारिस भाई ने भी कंफर्म किया आवाज़ तो आ रही है, आबिद भाई भी कह रहे हैं आवाज़ तो ठीक है। आप काइंडली अपना माइक रिकनेक्ट करके देख लें, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन की है। अच्छा, ये इसका मार्केट के बाद आप उसका कंप्लायंस देखते हैं, यानी कंप्लायंस का मतलब है कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस चाहिए इसके लिए। प्राइसिंग को देखते हैं, उसकी ब्रांडिंग देखते हैं कैसे होनी है, कस्टमर्स। ये पीछे वाले जो चार फॉर्मेट हैं ये होते हैं प्रोडक्ट के बन जाने तक। फिर उसके बाद कस्टमर्स आप देखते हैं, कस्टमर्स के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पेमेंट्स के शेड्यूल तय होते हैं, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन शुरू करते हैं, प्रोडक्शन के बाद उसका क्वालिटी चेक होता है, पैकेजिंग होती है, एक्सपोर्ट हो जाता है, और आपकी पेमेंट रिलीज हो जाती है। सो नॉर्मली एक फ्लो चार्ट जिसको हम कह सकते हैं। इस पूरे लेक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है समझने वाली वो ये है कि इस इकोसिस्टम को समझना क्यों ज़रूरी है। आप इस इकोसिस्टम से बाहर निकल के अगर कोई काम करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है। आप
जितनी प्राइस के ऊपर चीजें खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, आपकी कॉस्ट पे बहुत फर्क पड़ सकता है। अगर आपको इस पूरे जो ये ऊपर हमने ये वाले सप्लाई चेन के लोग और जो स्टेक होल्डर्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं, बैंक कैसे काम करता है, एक्सपोर्टर कैसे काम करता है, इंपोर्टर कैसे काम करता है, इन चीजों को हम देख रहे होते हैं। ठीक है, सो इसको आप पढ़िएगा, खुद भी देख लीजिएगा। सिंपली एक जो है इस पूरे सिस्टम के अंदर लोग काम कैसे कर रहे होते हैं वो है। हमने इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हमारा एक एक अलग से सेपरेट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। अच्छा शहजाद साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी मैं, जी, अगर प्लीज इजाज़त। प्लीज प्लीज। अच्छा, मैं सर सिर्फ ये पूछना चाहता था कि इस ट्रेनिंग को इंशाल्लाह जो हम कंटिन्यू करेंगे, बेटर तरीके से समझने के लिए एज अ स्टूडेंट आप क्या रेकमेंड करते हैं? कोई मेरे लाइक पर्सनल गोल्स होने चाहिए जिनके साथ मैं ये इंफॉर्मेशन को हर लेक्चर में रिलेट करता जाऊं, या फिर एज अ जैसे कि आप मतलब शेयर कर रहे हैं तो एक इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है मेरे तक, आप क्या रेकमेंड करते हैं बेटर इसको समझने के लिए? कुछ मतलब मेरे माइंड में कोई आइडिया होना चाहिए, कोई मेरे पास एक प्लान होना चाहिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन मैं उससे मैच करता इसको रहूं। जी, इसको अभी आपको जितने भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको आपने सिर्फ रिसीव करना है अभी सिर्फ। ठीक है। ये जब हमारे 5 से 7 सेशंस गुजर जाएंगे, तो 5 से 7 सेशंस के बाद आप लोगों का खुद माइंड बनना शुरू हो जाएगा कि हमने किस तरह का बिजनेस प्लान करना है, इंपोर्ट की तरफ जाना है, एक्सपोर्ट की तरफ जाना है। बिकॉज इट्स अ कंप्लीट स्किल। ये स्किल को आप यूज करके इंपोर्टर भी बन सकते हैं, एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी कर सकेंगे। सो अभी जस्ट आपने अभी हमारा आज पहला लेक्चर भी बाकायदा तौर पर स्टार्ट नहीं हुआ, तो अभी आप इसको किसी भी खास एरिया के अंदर पॉइंट करके ना समझें, जेनरिकली ओपन कंसीडर करके सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करें। एंड देन उसके बाद फिर हम इसको इंशाल्लाह जो हमारी चीजें होंगी उसके साथ रिलेट करते जाएंगे। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। बिल्कुल। अभी सिर्फ इसको एक स्किल समझ के, एक प्लेटफॉर्म समझ के लर्न करें। बहुत सारी जी चीजें जी, ऐसी बिल्कुल होंगी ठीक। जो आप गैदर करते जाएंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल, थैंक यू सर। अच्छा, अगर और किसी ने ये कंटेंट देखा था और किसी को कोई सवाल हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम अपने आज के पहले लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। मैं जो इस तरह से कंटेंट भेजा करूंगा, मैं लेक्चर से पहले भेज दिया करूंगा, तो उसको एक बार नजर दौड़ा लिया करेंगे ना, तो फिर हम बड़ी अच्छी उसके ऊपर कम्युनिकेशन कर लिया करेंगे सारे दोस्त ना। अच्छा, जितना भी अभी हमने ये जो ऊपर सिस्टम पढ़ा है इसका, मेन स्टेक होल्डर्स जो पढ़े हैं, ये इन इन मेन स्टेक होल्डर्स में से अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि सबसे सेंसिटिव स्टेक होल्डर कौन सा है, सबसे जरूरी और सबसे सेंसिटिव स्टेक होल्डर, सो अपनी अपनी उस हिसाब से मुझे 2-3 लोग बताएं कि क्या समझ आता है कि इन 6 स्टेक होल्डर्स में से सबसे सेंसिटिव कौन सा स्टेक होल्डर है। सर मुझे लगता है बैंक्स, मनी पेमेंट के लिए। ओके, कोई और दोस्त बताए। सर लॉजिस्टिक्स। ठीक है, लॉजिस्टिक्स। एक और बंदा भी बता दे। आई थिंक सर लॉजिस्टिक्स। ओके, सो 2 लोगों ने वोट किया लॉजिस्टिक्स को और एक एक बंदे ने वोट किया बैंक्स को। अगर आप मुझसे पूछें कि इन इन 6 के 6 चीजों में से सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट कौन सा है, तो वो बैंक है। लॉजिस्टिक्स उसके बाद आता है। उसकी रीजन क्या है? देखो, आपने अच्छी प्रोडक्ट बना ली, कस्टमर भी मिल गया, डील भी हो गई, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन को मैनेज नहीं करना आता कि ट्रांजैक्शन कैसे मैनेज करनी है।
कस्टमर आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ होगा लेकिन आप उससे डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है। लॉजिस्टिक्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉजिस्टिक्स, अगर आप सब सर कुछ हो एक गया है। क्वेश्चन है सर, जी। एक क्वेश्चन है मैंने कहा। जी प्लीज, अब ना वो पिन आउट कर दिया करें ताकि मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, तो फिर मैं सवाल ले लिया करूं। पूछे सवाल। जी आप कंटिन्यू करें, फिर मैं लास्ट में पूछता ओके। सो आप जब अ, इन इन स्टेक होल्डर्स को जब आप देखते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा होता है वो बैंक्स कर रहा होता है। क्योंकि आपको पता है कि बैंक के अंदर आपको ये प्रूव करना होता है कि आप किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे, आप किसी तरह का कोई 2 नंबर बिजनेस नहीं कर रहे, आप किसी तरह का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं कर रहे जो कि प्रोहिबिटेड है। सो वो सारी चीजें आपको, आपकी क्लियरेंस जो है वो आपके बैंक के साथ जुड़ी होती है कि आपने कोई चीज मंगवाई है या भेजी है तो उसकी पेमेंट्स की कहाँ से आ रही हैं, कौन कर रहा है, क्या उसका सिनेरियो है। तो ये सारा देखा जाता है। सो इसलिए मैंने इस बैच के अंदर, फोर्थ बैच के अंदर, जो हमारे सेशंस की तरतीब है ना उसको चेंज किया है। पहले 3 सेशंस बैच जो थे उनके अंदर मैंने तरतीब किसी और तरीके से पढ़ाई थी, बट मुझे ये पढ़ाने के साथ समझ आया कि हर बंदे का जो कॉन्सेप्ट है ना वो पहले पेमेंट पे क्लियर होगा तो फिर उसको बाकी चीजें समझ आएंगी। सो इसलिए हम जो आज पहला सेशन अपना डील करेंगे वो पेमेंट के ऊपर करेंगे कि इंटरनेशनली पेमेंट्स जो हैं उसकी रद्दोबदल कैसे होती है और पेमेंट के मेथड्स क्या होते हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो। राइट। सो सबसे पहले आपने ना एक चीज को अपने जहन में बिठा लेना। हम जितने भी मेथड्स को डिस्कस करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, उसका जो मरकज होगा ना जहां से आपने समझना है वो ये होगा कि किस बंदे का रिस्क कितना होगा, यानी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों में से किसका रिस्क कितना होगा। ये मरकज ये है। हम जब भी किसी कोई भी बात समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड फाउंडेशन मरकज होता है जिसके गिर्द रह के हमने चीज को देखना होता है, उस मरकज से बाहर नहीं निकलना। तो पेमेंट मेथड्स का, इवन जब हम शिपिंग के लेक्चर में जाएंगे उसमें भी हमारा जो मरकज होगा ना इसको समझने का वो रिस्क होगा। कोई भी, मैं आपसे कोई भी ये टाइप डिस्कस करूंगा ना और आपसे सवाल करूंगा तो आपने ये सोच के जवाब देना है कि इसमें अगर आप इंपोर्टर हैं तो आपका रिस्क क्या है, एक्सपोर्टर है तो रिस्क क्या है। 5 मिनटों में हम देखना चीजें समझ लेंगे क्योंकि हमने मरकज को समझ लिया होगा। सो रिस्क को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा जी। सबसे पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इस पिक्चर के जो ऊपर साइड पे ये चीजें हैं ये सारे पेमेंट मेथड्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। नीचे जो ये 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों की वजह से हम इन में से कोई एक पेमेंट मेथड चूज करते हैं। इंश्योरेंस, रिस्क, नीड और टाइम। इनकी वजह से हम कोई एक पेमेंट मेथड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर चूज करते हैं। और इन सारी मेथड्स के ऊपर आप अगर एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर हैं तो आपने जो अग्री करना होता है कि अच्छा मैं ये कर लूं कि ना करूं, वो आपने उसको पहले अपने रिस्क को कैलकुलेट करना होता है। ये एक साइड है। ये मैंने पेपर चूके ग्रुप में भेज दिया है, सो जब आप लोग फ्री होंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक साइड है, ट्रेड फाइनेंस ग्लोबल। ये उसका लिंक मैंने वहां पे लगाया हुआ है। तो इस साइट को आप विजिट कीजिएगा, यहाँ पे अपना अकाउंट भी बना लीजिएगा, फ्री है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी इंटरनेशनली पेमेंट्स के एतबार से और भी काफ़ी सारी चीज़ों के एतबार से आपको बहुत सारा डाटा यहाँ पे मिलेगा।
जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। सो उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, सबसे पहली टाइप हमारे पास जो पेमेंट की आती है। अच्छा, अभी मुझे ये पता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजों का नहीं पता होगा। सो जैसे जैसे जितना जितना पोर्शन मैं आपको बताऊंगा, आपने उतने पोर्शन में रहते हुए खेलना है और समझना है। सबसे पहली टाइप है कि आप किसी के साथ डील करते हैं, आप इंपोर्टर हैं और हमने किसी एक्सपोर्टर से सामान खरीदना है। तो एक टाइप तो ये होती है कि हम उसको सारी पेमेंट एडवांस करते हैं, फुल पेमेंट करते हैं, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के, अनटिल अनलेस के हमारा सिर्फ वो एक इनवॉइस जनरेट हुई हो, एक हमारा कोई एग्रीमेंट हो जाए लीगली, तो हम पूरी पेमेंट उसको एडवांस कर दें। अब मुझे अ, हारिस भाई आप बताएं कि आप अगर इंपोर्टर हैं और मैं एक्सपोर्टर हूं, और हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप फुली पेमेंट एडवांस कर दें, तो आप उस पे एग्री होंगे या नहीं एग्री होंगे, और नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? देखें, अभी मैं इसका सर, अभी थोड़ा सा मुझे डाउट तो रहेगा वो रिस्क फैक्टर के ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो पहले हम्म। हमारे दरमियान। आपने अपना आंसर रिस्क को देखते हुए करना है। आप मुझे नहीं जानते, मैं बैठा जी हुआ हूँ यूएसए में, आप है चाइना में, आप इंपोर्टर है मेरे, मैं यूएसए से कुछ बेच जी। रहा हूँ, आपने मुझसे कुछ खरीदना है, डील हो गई, मैं आपको कह रहा हूँ यार पेमेंट मुझे एडवांस भेज दो, आप क्या क्या आपका आंसर क्या होगा? मुझे कुछ मतलब ट्रस्ट के लिए कुछ चाहिए, प्रूफ चाहिए कुछ, ताकि ठीक है, मेरा रिस्क आप कम से कहेंगे, कम हो हाँ आप ये कहेंगे कि यार मुझे तो, आप मैं नहीं आपको जानता, मैं आपको पूरी पेमेंट क्यों भेज दूँ, आप सामान ही ना बाद में भेजा आपने, जी तो फिर क्या प्रूफ होगा? जी, सो बिल्कुल बिल्कुल सही। फुल पेमेंट वाला चक्कर खत्म हो गया, कोई फुल पेमेंट नहीं भेजता। आप उसको जानते ही नहीं है तो आप क्यों पेमेंट उसको पूरी भेज देंगे? अगर आप सब लोगों में से कोई ऐसा बंदा है, दलेर आदमी, कि जो कहे कि मैं पूरी पेमेंट भेज दूंगा अपने सामान लेने से पहले ही, और उसको मैं जानता भी नहीं हूँ, तो वो हाथ खड़ा करे। अगर लेकिन अगर सबका ये अग्री है कि हाँ हम क्यों पेमेंट भेज दें अपनी पूरी उसको पहले ही, लेकिन अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपकी तो ख्वाहिश यही होगी कि अच्छा मुझे पूरी पेमेंट मिल जाए, लेकिन इम्पोर्टर कभी नहीं मानेगा। तो जाहिर है जब दोनों लोग किसी टाइप पे मानेंगे तो फिर काम होगा ना। ओके, क्वेश्चन है सर। बिटवीन भी अगर किसी का क्वेश्चन हो आप हैंड रेज करके सवाल कर सकते हैं, ठीक है? सर एक मेरा क्वेश्चन है छोटा सा। जी प्लीज प्लीज प्लीज। अ, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह के मैं इंपोर्टर हूँ और आप एक्सपोर्टर हैं, और जी मैंने आपको पेमेंट करनी है, जी। अगर तो हमारी ऑर्गेनिकली फेस टू फेस हमारी किसी वेबसाइट के थ्रू, या मैं डायरेक्ट आपको अप्रोच करूंगा, तो आपके अकाउंट में पेमेंट करनी होगी, तो उसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मैं थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स करूंगा कि किसी अथॉरिटी से आपकी कंपनी प्रूव हो, और मेक श्योर करें कि इनवॉइसेस वगैरह और ईच एंड एवरीथिंग पहले क्लियर करूंगा। उससे हम्म। फिर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। अगर सर हम इस तरह करते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मार्केट प्लेसेस, जिस तरह अलीबाबा होता है, मेड इन चाइना, हम यहाँ से करते हैं, तो फिर तो हम फुली पेमेंट कर सकते हैं ना पहले अपने सप्लायर को। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। अभी नीचे मैंने वो प्लेटफॉर्म्स रखे भी हैं, बट इस आपके इस सवाल के ऊपर मेरा एक सवाल है, और उस सवाल के जी अंदर जी जवाब होगा, और हम सबको देखना क्लैरिटी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने कोई जी जी सप्लायर, लेट सपोज हम चाइना से कुछ मंगवा रहे हैं, जी जी सर। हम इंपोर्टर हैं, चाइना में एक्सपोर्टर्स बैठे हैं, हमने कहा जी बिल्कुल। कि यार हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, हम अलीबाबा के थ्रू आपको जो उनका सेफ पेमेंट जोन होता है उसके थ्रू पेमेंट कर देते हैं, जी बिल्कुल। ठीक है? अलीबाबा के थ्रू जो हम उनको पेमेंट करेंगे वो हम पाकिस्तान से कैसे करेंगे, या अपने कार्ड से करेंगे, जो हमारा अकाउंट कार्ड होगा, जी बिल्कुल। ठीक है, हम उसके थ्रू कर देंगे।
उसके थ्रू पेमेंट अपने बैंक को हम उसको वो सारी पेमेंट ट्रांसफर जी कर जी। देंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा। अब इसमें ना दो चीजें होंगी। एक तो चीज ये होगी कि जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो आप अपने बैंक को पाकिस्तान में ये नहीं समझा पाएंगे कि मैं पेमेंट एक्चुअली कर अपने सप्लायर को रहा हूं, लेकिन उसके लिए पेमेंट मैं अलीबाबा को कर रहा हूं। क्योंकि अगेन अलीबाबा, रिपीट कीजिएगा सर। हाँ मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी अलीबाबा पे पेमेंट की है पहले? जी सर, मैं तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा पेमेंट कर चुका अच्छा, हूँ अभी आप तक। जब अलीबाबा पे पेमेंट करते हैं तो आपकी पेमेंट अलीबाबा के अकाउंट में जाती है या सप्लायर के अकाउंट में डायरेक्ट जाती है? अलीबाबा के अकाउंट पे जाती है, क्योंकि वहां से ओके। हम रिफंड इजीली कर सकते ओके हाँ ठीक है, अलीबाबा के अकाउंट में चलेगी। उसके बाद आप अपनी चीजें पाकिस्तान मंगवा के उसको क्लियरेंस करवाते हैं? हैं। डोर टू डोर शिपिंग ही हम करवाते हैं, क्योंकि बहुत कस्टम, इसलिए कस्टम का हम जरा थोड़ा सा समझ रहे हैं सारा क्राइटेरिया। नहीं, आप पाकिस्तान में ही करवा के देते हैं या यूके यूएसए में करवाते जी हैं? नहीं नहीं, हम पाकिस्तान में ही मंगवाते ठीक है, तो उस जो वो जो यहाँ पे जब आप क्लियरेंस करवाते हैं तो हैं। जी उस जी। क्लियरेंस के दौरान जो आपने चीजें खरीदी होती हैं उसकी पेमेंट का प्रूफ क्या देते हैं? क्लियरेंस हमारी सर फ्राइट फॉरवर्डर ही करवाता है, और वो अच्छा, फ्राइट फॉरवर्डर हमारे मैं सप्लायर की ये, तरफ से होता है, डीडी भी हाँ करवाते हैं। चलो यही मैं समझना चाह रहा था ना। जी जी। आपने जब अलीबाबा को पेमेंट कर दी ना तो जी आपके जी। बैंक से पेमेंट जाएगी अलीबाबा को। यानी सही। बैंक के पास प्रूफ ही आएगा कि ये पेमेंट हुई है अलीबाबा को। क्लियरेंस जी के जी। दौरान जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे शिपिंग के लिए वहां पर, तो उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके सप्लायर का नाम लिखा होगा, आप अलीबाबा का नाम नहीं लिखा होगा। कस्टम वाला आपसे ये जी जी। पूछेगा कि पेमेंट आपने अलीबाबा को की है, सप्लायर आपका एक्स वाई जी है, तो ये क्लियरेंस हम जी कैसे जी। करेंगे? वो क्लियरेंस नहीं करेंगे। जब आप अपने किसी सही। फ्रेड फॉरवर्डर को, आप क्या करते हैं, आप सामान खरीदते हैं, सामान खरीद के आपने कोई कैरी वाला रखा होगा, आप उस कैरी वाले को अपना सही। सामान दे देते हैं। वो जाने उसने सही। डॉक्यूमेंट्स क्या बना, आपने कभी उसको कुछ भी नहीं दिया होगा माँ सिवाय पैकिंग लिस्ट के कि आपका सामान क्या है। आपने ना एग्जैक्टली उसको सर। इनवॉइस दी होगी, ना इंस्पेक्शन, ना कुछ भी नहीं देते होंगे, सिर्फ ये बताते होंगे ये पैकिंग लिस्ट है, ये सामान है। सारे डॉक्यूमेंट्स वो खुद जनरेट करता होगा और यहाँ पे सामान क्लियर करवा के आपको देता होगा। एग्जैक्टली सर। उस बंदे की चाइना में अपनी कोई कंपनी होगी या किसी कंपनी के साथ कांटेक्ट होगा, वो वहां से चाइना से उसकी इनवॉइस बनाएंगे, वो बंदा उस सप्लायर के नाम पे यहाँ से पेमेंट लगवाएगा अपने बैंक से। वो पेमेंट प्रूफ सही। बाद में कस्टम क्लियरेंस को दिखा के चीजें क्लियर करवाएंगे। प्रोसेस समझ आ रहा है आपको? सही। जी मुझे आ गया सर, समझ आ गया। कभी भी बैंक आपको अलीबाबा के दिए पैसों के ऊपर कस्टम क्लियरेंस के अंदर वो नहीं करवा के देगा। हेल्प नहीं करेगा हमारी। हाँ, हमारी। जी एक तो सही। ये है। थैंक। अब आहिस्ता जी। आहिस्ता जैसे चीजें आप समझ चुके, मैंने बाकी क्लास, आप चूंकि काम कर रहे हैं तो बाकी क्लास ना फिर पीछे रह जाएगी अगर हम जी बिल्कुल एडवांस सही। एडवांस चीजों को बिल्कुल डिस्कस। सही, बिल्कुल लेकिन सही। जो कंटिन्यू आपका करें सर। सवाल है वो आपके कैरी वाला सब कुछ खुद अरेंज करता है। वो वहां से किसी कंपनी से इनवॉइस लेता है, उस इनवॉइस के अगेंस्ट यहाँ से उसको बैंक से पेमेंट लगवाता है। फिर उस इनवॉइस के अगेंस्ट वो अंडर इनवॉइस करते होंगे, आपकी प्रोडक्ट्स की वैल्यू $10 होती होगी, वो $1 की इनवॉइस के अगेंस्ट यहाँ से फिर इसी तरह से वो पैसे बचा रहे होते हैं कैरी वाले। जो ये जी मैंने बिल्कुल ऊपर सही है सर। इस टॉपिक में मैंने जो यहाँ पे एक चीज डिस्कस की है ना कि आप जब सर इस इसमें पूरे मैं प्रोसेस को कुछ खुद नहीं मजीद ऐड करते। करूं? जी जावेद भाई, कुछ कहा है आपने? जी मैंने कहा मैं मजीद इसमें कुछ ऐड करूं। जी जी, प्लीज प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अच्छा, ये जो भाई बता रहे हैं ना, इसमें ये है कि वो इम्पोर्टर नहीं है। क्लियरेंस अगर होगी, फ्रेट फॉरवर्डर जो होता है ना, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आप ई कॉमर्स के ज़रिए कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और फिर वो फ्रेट फॉरवर्डर पाकिस्तान लेके आता है और आपको एक ईमेल आती है कि इसके, अगर आप खुद क्लियरेंस करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो ये हमारी एजेंट फी है, और साथ में ये असेसमेंट हुई है, इतने ड्यूटी टैक्सेस बनते हैं। तो आप पेमेंट कर दें, या खुद क्लियर कर दें, या हमें कहें को हम क्लियर कर देते हैं। और इसमें 1 वीक का टाइम है। 1 वीक से अगर आगे बात जाती है तो डेमरेजेस के जो चार्जेस होते हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे। तो मतलब एज सच ये तो खुद क्लियरेंस नहीं हुई, ये फिर वो आपको कुरियर करके देता है। तो ये इसमें फ़र्क है काफ़ी ज़्यादा। जी जावेद भाई, और इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है, मिसाल के तौर पर
इन्होंने डीएचएल के थ्रू मंगवाया है या यूपीएस या सो वट एवर, ये एक टाइप की होती है। जो ये हाँ। बात कर रहे हैं फ्रेट फॉरवर्डर्स वाली, वो एज ए इम्पोर्टर बन के कस्टम्स वालों को होता है कि सामान इनका है और वो क्लियर करवा के दे रहे होते हैं। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह एलेबोरेट करते जाएंगे। चलो ठीक हो। ओके, उसके बाद ये हमारी दूसरी टाइप आ जाती है टीटी वायर की। अच्छा, टीटी वायर में अमूमी तौर पे क्या होता है, एक्सपोर्टर कहता है कि अच्छा यार मुझे 30% एडवांस लगवा दो और 70% तब दे देना कि जब तुम्हारा सामान मैं शिप करवा दूं और बीएल की तुम्हें कॉपी दे दूं। बीएल बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ प्रूफ कि आपका सामान शिप हो गया या कंटेनर पे लोड हो गया या चला गया। तो इस सूरत में भी पहले इंपोर्टर को, हारिस भाई को वही डर होगा कि यार 30% भी अगर डूब गया, इसने 30% ले लिया और ये भाग गया, तो वो पैसे कहाँ जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपका $1 लाख का टोटल सामान है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उसका 30% भी जो है वो 30 लाख रुपए बनता है। तो नुकसान है, चाहे 30 लाख ही क्यों ना। अच्छा, एक आपकी तरफ से ये हो गया, एक्सपोर्टर की तरफ से ये होगा कि 30% आ गया और मैंने सामान भेज दिया, तो मेरे सामान भेजने के बाद ये जो 70% है, ये इंपोर्टर ने ही ना दिया, तो फिर सामान तो मैंने भेज दिया होगा। तो टीटी वायर के प्रोसेस को भी ज्यादा लोग फिर इस पे भी काम नहीं करते। समझ आ रहा है, रिस्क इन्वॉल्व हो गया। इंपोर्टर का रिस्क है कि 30% दे दिया, तो फिर क्या बनेगा अगर ना मसला बन गया तो। और एक्सपोर्टर का रिस्क है कि सामान भेज दिया, बाद में 70% इंपोर्टर ने ही ना दिया। सो ये वाला भी चैप्टर हमारा क्लोज हो गया। शिजात साहब, बीएल का क्या मतलब होता है? बीएल कॉपी? बिल ऑफ लैडिंग ये हम शिपिंग वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इट्स अ ओके। प्रूफ ऑफ गुड्स कि आपने सामान भेजा है। अच्छा, उसके बाद ये हमारी थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विसेज, जैसे अभी हमने डिस्कस की अली बाबा, amazon, पेपोल। अच्छा, ये एक सूरत में तो ठीक है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आपने अली बाबा की अमेजोन के थ्रू पेमेंट की अपने सप्लायर को, और आपका जो सेलिंग कंट्री है वो कोई और है, जैसे चाइना से ले रहे हैं और यूके में, यूएसए में, गल्फ में, ऑस्ट्रेलिया में किसी जगह पे आप सेल कर रहे हैं, तो फिर तो ये वाला प्रोसीजर जो है बिल्कुल ठीक है, आप इससे कर लें। एक सूरत। सेकंड, आप सैंपलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो सैंपलिंग की पेमेंट भी आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि जब आप क्लियरेंस के लिए कस्टम्स में आपकी प्रोडक्ट आती है और आपने उसको सैंपल के लिए करवाया होता है जिसकी वैल्यू $100 से कम हो, तो उसके लिए आपको बैंक का पेमेंट प्रूफ देना ज़रूरी नहीं होता, आप खुद भी वो कर सकते हैं। छोटे शिपमेंट्स के लिए भी आप कर सकते हैं जिनकी वैल्यू $100 से कम हो। लेकिन बड़ी उन जैसे अभी हमने एक केस डिस्कस किया कि बड़ी अमाउंट्स के लिए आप अगर पेमेंट इनसे करते हैं, तो वो फिर आप अपने नाम पे उसको क्लियरेंस नहीं करवा सकते, आपको किसी तीसरे फ्रेट फॉरवर्डर की जरूरत पड़ेगी जिस जो यहाँ से बैंक से पेमेंट सप्लायर को दे और वो पूरा एक बने। सो इस सूरत में भी आप पेमेंट इनके थ्रू भी नहीं कर सकेंगे, ना ही वो करेगा जो सप्लायर है, और ना ही वो करेगा इंपोर्टर जो बड़े लेवल का है। सो ये भी नहीं हो सकती। छोटी मोटी ई कॉमर्स में तो आप कर लेंगे, ये भी खत्म हो गया। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि दो तीन चार चीजें जो चल रही हैं वो हमने देखी है कि कोई भी इसको करने को तैयार नहीं है, तो फिर काम होता कैसे है उस पे हम आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। उसके बाद एक टाइप आती है ओपन अकाउंट की। ओपन अकाउंट ये होता है कि सेलर और बायर दोनों अग्री हो जाते हैं कि हम एक बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे। अपने अपने वो दोनों अपने अपने बैंक्स में जाते हैं और कहते हैं कि हमने ये डील कर लिया है, सो अब हमारा एक म्यूचुअल अकाउंट ओपन कर दें। और उस म्यूचुअल अकाउंट में वो अग्री इस चीज पे हो जाते हैं कि पहले आप गुड्स डिलीवर कर दें और उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे। जी अरहम भाई। सर सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने एक चीज़ कन पूछनी थी। जी।
सर एलसी और एसबीएलसी में क्या डिफरेंस होगा? एलसी पे भी जाएंगे ना हम। अभी जाने दो ना एलसी पे। अच्छा। आज का जो पूरा लेक्चर है वो एलसी पे ही है ना, अभी तो हम वो पढ़ रहे हैं कि जो नहीं करना। ठीक है। एलसी तो ठीक है करनी सर। है ना हमने, तो एलसी पे भी ये देखो ना, अभी एलसी का पूरा मैंने खोला हुआ है। अभी एलसी पे तो हम डिस्कस ठीक। करेंगे सब कुछ। ठीक है सर। चलो। अच्छा, ओपन अकाउंट में क्या होता है कि ये उधार वाला एक अकाउंट है, कि बैंक, दोनों बैंक्स आपस में एक म्यूचुअल अकाउंट ओपन कर लेते हैं। एक्सपोर्टर जो है वो सामान भेज देता है, और जो उनकी डील होती है कि 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, ये 180 दिन तक आप इसमें उधार कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिर प्रॉब्लम वही है, एक्सपोर्टर जो है वो किसी अननोन बंदे को क्यों सामान भेजेगा कि आप सामान ले लें और 3 महीनों बाद पैसे दे दें? तो कभी नहीं करेगा, उसका रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा। और इंपोर्टर का जाहिर है इसमें फायदा होगा। आप देख रहे हैं किस दोनों में से किसी एक का फायदा हो रहा होता है, लेकिन दूसरे का रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब तक दोनों अग्री नहीं होंगे किसी टाइप पे, तो सामान और काम दोनों नहीं होगा। सो ये ओपन अकाउंट वाला चक्कर भी खत्म हो गया, अनटिल अनलेस ओपन अकाउंट एक सूरत में होता है कि दोनों मुल्कों में कंपनीज आपकी हैं। मिसाल के तौर पर मेरी चाइना में कंपनी भी है, मेरी पाकिस्तान में कंपनी भी है। चाइना वाली कंपनी मेरी जो है वो ज़्यादा अमीर है, उसमें पैसा पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में नहीं पड़ा हुआ है, मैं पाकिस्तान से पैसे भेज के इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो मैं चाइना वाली कंपनी से सामान मंगवा के पाकिस्तान में बेचूंगा, और जैसे जैसे बेचता जाऊंगा अपने पैसे जो है उस अकाउंट में डालता जाऊंगा, और मेरा उधार क्लियर होता जाएगा। तो मैं वहां से सामान मंगवा लूंगा। क्लियरेंस वालों को इससे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हमारी डील जो होगी ओपन अकाउंट भी हुई होगी उधार पे। मैं 2 महीनों में, 3 महीनों में चीज़ें बेच के तो अपने सामान वापस करना शुरू कर दूंगा। इसको कहते हैं ओपन अकाउंट। इस सूरत में तो हो सकता है, लेकिन अनजान इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स वो आपस में कभी ओपन अकाउंट पे काम नहीं करते। वो क्यों उधार पे देगा आपको चीजें? जो एक्सपोर्टर होता है उसका देखें, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ओके, अब हम उस एक मेथड को डिस्कस करते हैं जो एलसी के बाद सबसे ज्यादा यूज होता है। और ये दो ही मेथड हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं, नंबर 1 पे एलसी और नंबर 2 पे डीपी और डीए। इनको अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। बल्कि ये सेशन खत्म हो रहा है, 1 मिनट इसका है, तो मैं नया जनरेट करता हूँ लिंक, तो उसके अंदर हम फिर डीपी और एलसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं नया लिंक जनरेट करके तो व्हाट्सअप कर रहा हूँ।